क्या कतर बोल पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि भाई आपके जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ से उठा के ले चलो? ये जो पर्टिकुलर देश है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल, एंड ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा डेंजर बनते जा रहा है। कोई इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर कुछ नहीं। तो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट यानी कि इजराइल ने अब तो हद ही पार कर दी, एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं ये लोग। इन्होंने जाके अटैक कर दिया कतर में, दोहा में। एंड अटैक कहाँ पे किया? वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल एरियाज में, ऐसे एरिया में जहाँ पे हैं एम्बेसीज। एंड इनफैक्ट जिस बिल्डिंग को टारगेट किया उसके बाजू में ही वेरी क्लोज तो है चाइनीज एम्बेसी और एक इंटरनेशनल स्कूल भी है वहाँ पे पास में। जो अटैक किया गया वो 10 फाइटर जेट्स के थ्रू किया गया एंड रिपोर्टेडली 10 म्यूनिशंस फायर किए गए, 10 मिसाइल्स ऑलमोस्ट फायर की गई। अब जो कतर के प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि इजराइल ने जो वेपन्स यूज किए वो रेडार डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। अब आप इमेजिन करो दिल्ली पे जहाँ पे सारे एम्बेसीज है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में बम फूटने लगे। ये एग्जैक्टली ऐसी ही स्थिति हुई है दोहा में। टारगेट कौन थे? हमास के ऑफिशियल्स जो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स लुक आफ्टर करते हैं वो। एंड वो इकट्ठे हुए थे पीस डील डिस्कस करने के लिए, वही सीज फायर प्रपोजल डिस्कस करने के लिए जो ट्रंप ने खुद बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद सबमिट किया था। ट्रंप कह रहा है कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं था, इन्होंने खुद कर लिया। ऐसा हो सकता है क्या? अमेरिका बाप है, इजराइल या तो बच्चा है या अटैक डॉग है। इस पे वापस आएंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला, उसका क्या पर्टिकुलर एम्फेसिस था। रिपोर्ट से बता रही है कि हमास के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सब सेफ हैं। तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि उनका प्रोटोकॉल रहता है कि जब सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाए मीटिंग के तो वो मीटिंग का वेन्यू शिफ्ट कर देते हैं एंड सबके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं जब वो वहां पहुंचते हैं, इसीलिए वो बच गए। एंड इनफैक्ट जहां पे स्ट्राइक हुई उसी के पास में उनकी मीटिंग एक्चुअली चल रही थी। यही सेम रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो हमास लीडर्स थे वो खुद नहीं गए, इंस्टेड उन्होंने कुछ और लोगों को वहां पे भेजा। इजरायलीज को लगा कि हाँ मीटिंग चालू हो गई है, एज अ रिजल्ट उन्होंने अपना अटैक कैरी आउट किया। एंड रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि वहां पे जो 6 लोग थे वो मारे गए, जिसमें से 5 हमास के मेंबर्स थे और एक कतरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड था। तो अब इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका की परमिशन के बिना तो किया नहीं होगा, कतर के ऊपर। कतर रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कतर ने गिफ्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या ट्रंप को $400 मिलियन का जेट। उन्होंने प्रॉमिस की कि आपस में $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस उस रीजन का है कतर में। तो कतर की क्या स्टैंडिंग रह गई, या किसी भी अरब कंट्री की क्या स्टैंडिंग रह गई? कतर तो इनफैक्ट बहुत प्राइड से बोलता था कि भाई हम है वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है वहां का, क्योंकि कतर एयरवेज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस है वर्ल्ड में, जो वहां से ट्रांजिट होती है कतर से ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो कतर के पीएम है वो तो कह रहे हैं कि ये तो स्टेट टेररिज्म है, उन्होंने इसराइल को बुली भी बोला। ये देखिए ये सब रेटरिक तो चलता रहता है, भले ही जो कुछ भी बोल ले, एक्शंस इनके कुछ रहेंगे क्या? मुझे नहीं लगता। ये कब तक स्लेव्स बने रहेंगे? एंड स्लेव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपको डंडे मार दिए जाते हैं, आप पे इस तरीके का अटैक होता है और आप कुछ भी ना बोल पाओ, कुछ भी ना कर पाओ, तो आप स्लेव ही तो हो गए ना। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? सबसे पहले तो ये कि इजराइल नेगोशिएट ही नहीं करना चाहता। हर बार उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही बताता है कि हर बार वो जिससे नेगोशिएट कर रहा होता है उसी को जाके मार देता है। एंड ये ऐसा पिछले कितनी बार हुआ है। सबसे पहले तो ईरान का ही एग्जाम्पल ले लो। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूक्लियर डील चल रही थी। उसी समय ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई ईरान बेटर फाइंड अ सोल्यूशन, बेटर मेक अ डील। नेगोशिएशन चली रही थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, एंड जो की नेगोशिएटर थे अली शमखानी, उन्हीं को मार दिया। जबकि एक वेस्टर्न मीडिया के साथ इंटरव्यू करते करते इन्होंने खुद ही बताया था कि नहीं हम तो रेडी हैं, डील करने के लिए रेडी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इस्माइल हनिया की बात करें जो कि हमास के चीफ थे, उनको, उनके इनफैक्ट पूरे परिवार को ही मार दिया। एंड इनको कैसे मारा था? तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। अब इसमें दो टाइप की थ्योरीज हैं कि वहां पे एक पहले से ही प्लांटेड एक्सप्लोजिव था, आईआरजीसी का उल्टा वर्जन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पहले से ही प्लांटेड था डिवाइस, ये बाहर से ही स्ट्राइक की थी। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि जिससे नेगोशिएट कर रहे हो उसी को मार दो। जब ऐसा लगता है कि सामने वाला हो सकता है नेगोशिएशन में मान जाए, हाँ कर दे, उससे पहले ही मार दो। यही सेम चीज नसरल्ला के साथ हुई थी, हिजबुल्लाह के। उनके लिए तो पूरा ट्रैप सेटअप किया गया था। इजराइल ने ही बोला था कि हम सीज फायर करते हैं, ये रही हमारी तरफ से डील। नसरल्ला बाकी और हिजबुल्लाह के की मेंबर्स के साथ इकट्ठे हुए, तब बेरूट में शहर के बीचों बीच जब वो इकट्ठे हुए अपने बंकर में मीटिंग करने के लिए, तब यूएस मेड 2000 पाउंड बॉम्ब्स को यूज किया गया
और वहां पे इतने बम गिराए गए जिसका हिसाब भी नहीं है। 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया गया, जिसमें से 3 तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी गई एंड 2 और डैमेज हुई इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 लोग मारे गए एक इंसान को मारने के लिए, इतना डैमेज। ये है आपके लिए इजरायली टेररिस्ट। जनरल सुलेमानी की बात करें ईरान के, तो उनको भी इसी तरीके से ल्योर किया गया था, एक ट्रैप में फंसाया गया था कि आप इराक में आ जाओ, नेगोशिएशन करेंगे। वो इराक में गए नेगोशिएशन करने और वहीं पे उनको मार दिया गया। इस टाइम भी एग्जैक्टली यही हुआ। ट्रंप ने इशू की थी हमास को लास्ट वार्निंग। ये हर बार यही करते हैं। ये लोग नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, ये लोग तो ट्रैप सेटअप करते हैं कि हाँ भाई बात करेंगे। बात करते करते ईरान के साथ भी यही हुआ कि कौन से की मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल्स निकलवा ली। और जब सामने वाले को लगता है, इकट्ठे होते हैं इनफैक्ट डिस्कस करने के लिए कि हमको क्या करना है इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन में, तब जाके अटैक कर देते हैं। यही सेम प्लेबुक है। इतने सारे एग्जांपल्स हमने आपको बताए। आप अगर इजराइल की हिस्ट्री छानेंगे तो टाइम टू टाइम वो इसी टाइप की हरकत करते हैं, क्योंकि वो नेगोशिएट करना नहीं जानते। वो ये सब तो दिखावा है, वो तो बेसिकली एक किलिंग मशीन है। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट बात इससे पता चलती है, क्या कतर या गल्फ की कोई भी कंट्री, मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री, क्या वो सेफ है? इससे हमारी दुनिया की क्या स्थिति बन जाएगी जब एक रोग स्टेट जब मन चाहे किसी पे भी बम बरसा दे, जब मन चाहे किसी को भी मार दे। तो भाई ये जितने भी गल्फ में किंग्स बने फिरते हैं, असली में जो स्लेव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के, कितने डंडे खाओगे आप और कितनी मार खाओगे आप? और आपको कब रियलाइज होगा, या आपके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो? मुझे तो लगता है हाथ ही इतने बंधे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे धोखेबाज देश को ट्रस्ट किया अपनी सिक्योरिटी के लिए। उन्हीं से सारे वेपन्स खरीदे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही अपने बेसेस बनाए हुए हैं इन्हीं के देशों में, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए। असली में ये प्रोटेक्शन तो है नहीं, असली में ये गुंडागर्दी है। अगर कोई गुंडे लोग आप ही के घर आ जाएं पूरे गन समेत के साथ, पूरे हथियारों के साथ, आपको प्रोटेक्ट करने, तो क्या वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे या आपको हॉस्टेज बना के रखेंगे? आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो ये लोग चाहते हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है। बातें तो और कर लें ये लोग, क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई भी एक्शन ले पाएंगे? क्या कतर बोल पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि भाई आपके जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं यहां से उठा के ले चलो? वो तो गनीमत है कि हम इस देश में रहते हैं जहां पे किसी और देश के मिलिट्री बेसेस वगैरह नहीं है। हम किसी के भी बंधक नहीं बने हुए हैं। कतर की अगर हालत देखो तो एक बार पहले ईरान ने अटैक किया जब उन्होंने वहां पे यूएस मिलिट्री बेसिस को अटैक किया, एंड ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और ये कल का दिन है कि इजराइल भी आके बम फोड़ के चला गया। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब इजराइल ऐसा देश है जो पिछले 72 आवर्स में 6 देशों को बम्बार्ड कर चुका है। पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, टूनिशिया, कतर एंड येमेन। एंड येमेन में तो कल जाके फिर से ही बम्बार्डमेंट किया उन्होंने। एंड इससे पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही उड़ा चुका था वो। टूनिशिया की बात करें तो वहां पे जाके क्यों बम फोड़े? क्योंकि वहां पे ग्लोबल समूट फ्लोटेला, जो बेसिकली एक्टिविस्ट ने अरेंज किया है, बहुत सारे फ्लोटेलास का एक पैक जो जाएगा गाजा में सीज ब्रेक करने के लिए। इसमें पहले काफी वेल नोन एक्टिविस्ट सच एज ग्रेटा थनबर्ग एंड थियागो, ये लोग गए थे। इन लोग की फ्लोटेला को हाईजैक कर लिया था, इन लोग को किडनैप करके ले गए थे इजराइल। और अब जब टूनिशिया से फ्लोट होने वाली थी ये डजन्स ऑफ बोट्स, तो वहां पे जाके एक एक करके पहले एक बोट पर जाके इन्होंने ड्रोन से बम बरसाया, फिर अब कल ही के दिन जाके दूसरे बोट पे भी जाके बम बरसाया। एंड इनका इल्जाम क्या था कि ये क्या करने वाले थे? ये लोग लेके आने वाले थे बेबी फूड, खाना वहां पे लोगों के लिए, क्योंकि इजराइल तो कुछ अलाउ नहीं कर रहा ना वहां जाने के लिए। इसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि एक पर्टिकुलर बोट जिस पे लगा हुआ है पोर्चुगीज का फ्लैग, जो बेसिकली पोर्चुगल की बोट हो गई वो टूनिशिया के अंदर, आप वहां पे अपना ड्रोन भेज के वहां पे उसके ऊपर बम बरसा दोगे? ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? ये जो पर्टिकुलर देश है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल। एंड ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा डेंजर बनते जा रहा है। हम भले ही यहाँ पे बैठ के सोचते रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है। आज नहीं तो कल फर्क पड़ेगा। इनका जो बिहेवियर है एकदम ऑल आउट टेररिस्ट की तरह है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे ये? इन सब देशों को तो बम बरसा ही लिए, नेक्स्ट क्या टर्की को अटैक करेंगे? मैं जोक नहीं कर रहा हूं, इन्हीं के नेशनल टेलीविजन में ये पर्टिकुलर बातचीत होती है, सुन लीजिए। סיכום שלך יוני, את העניין של טורקיה. תראה, טורקיה זה האויב הבא שלנו. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן, בעזרת השם. אז קודם כל קטר, שחייבים לנקום בהם על 7 באוקטובר, על מה שהם עשו, אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות
של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השיעי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח תמים בן חמד, מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה גדולה, זה לא... אני אשאל שאלה ששואלים על איראן. האם העם הטורקי עדיין אוהב אותנו, וזה רק ארדואן, כמו באיראן? זאת אומרת, רק ארדואן הוא הסיפור שלנו? אנחנו נצטרך לעבוד חזק על העם הטורקי כדי להחזיר את היחסים שהיו לנו איתו, שאתה זוכר שפה כולם היו נוסעים לנופש. בטח, עם הכל כלול, תעשו צ'ילר וכל האלה. עד שבא ארבע כאן. לעבוד חזק, להוציא את גלי השנאה וההסתה שהארדואן הזה הזין את העם שלו במשך כל כך הרבה שנים. זה תהיה משימה קשה. ये जितनी भी बातें ये करते हैं ना अंग्रेजी में, वो सब इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। वहां पे झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये वो। इनकी अगर आप हिब्रू में सुनोगे तो आपको पता चलेगा इनकी असली